केमिस्ट पाउलो कोलो। भाग एक। लड़के का नाम था सेंटियागो। भेड़ों के झुंड को हाँकते हाँकते शाम का समय हो चला था। वह अभी उस सुनसान वीरान गिरजाघर तक ही पहुंचा था जिसकी छत न जाने कब की गिर चुकी थी। हाँ, वहाँ एक गूलर का पेड़ जरूर था। उसने सोचा आज की रात यहीं बिताई जाए। अहाते में लगे टूटे फूटे दरवाजे से उसने सारी भेड़ों को अंदर कर दिया। दरवाजे पर लकड़ियों की बाड़ लगा दी ताकि रात को भेड़ें बाहर न निकल सकें। वैसे आसपास भेड़ियों का डर तो नहीं था, पर पिछली बार एक भेड़ ऐसे ही रात को बाहर निकल गई थी और उसका सारा दिन उस भेड़ को ढूंढने में ही चला गया था। उसने अपनी जैकेट से फर्श को साफ किया, अभी अभी पढ़कर खत्म की किताब का सिरहाना बनाया और लेट गया। उसने अपने आप से कहा, अब से मैं मोटी मोटी किताबें ही पढ़ूंगा, पढ़ने में ज्यादा वक्त भी लगेगा और तकिया भी अच्छा बनेगा। पौ फटने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। आधी टूटी छत से वह आकाश में झिलमिलाते तारे देख सकता था। आज भी उसने वही सपना दोबारा देखा था जो उसे पिछले कई हफ्ते से दिखाई दे रहा था। आज भी ठीक उसी तरह सपने के पूरा होने से पहले उसकी आंख खुल गई थी। वह उठकर बैठ गया। उसने पास पड़ी लाठी उठाई और उससे सोई हुई भेड़ों को जगाने लगा। मगर उसे लगा कि जैसे ही वो जागा वैसे ही उसकी भेड़ों में भी हलचल शुरू हो गई थी। मानो कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति थी जिसने उसके जीवन को उन भेड़ों के साथ जोड़ दिया था। पिछले 2 सालों से पानी और चारे की तलाश में वह उन भेड़ों को एक देहात से दूसरे देहात तक हाँकता रहा है। उसने सोचा, लगता है इन भेड़ों को भी मेरी आदत सी पड़ गई है और वे खूब अच्छी तरह समझ गई हैं कि मैं कब क्या करता हूँ। इस बारे में एक पल सोचने पर उसे लगा कि शायद उसका उल्टा ही ठीक था, कि शायद वह ही अपनी भेड़ों की दिनचर्या का अभ्यस्त हो गया था। पर उन भेड़ों में से कुछ ऐसी भी थी जिन्हें उठकर खड़े होने में थोड़ा वक्त लगा। ऐसी हर एक भेड़ का नाम ले लेकर उसने अपनी लाठी से कोंचा। उसे पूरा यकीन था कि वह जो भी कहता है भेड़ें उसे अच्छी तरह समझती थी। यही वजह थी कि जब भी किसी किताब में कोई बात उसे बहुत अच्छी लगती तो उसने वह हिस्सा उन भेड़ों को पढ़कर सुनाया था। एक गडरिये के अकेलेपन और घुमक्कड़ जीवन की खुशियां उनसे बांटी थी। गांव देहात से गुजरते हुए जो उसने देखा था उस पर टीका टिप्पणी भी की थी। मगर पिछले कुछ दिनों से वह अपनी भेड़ों से एक ही बात के बारे में बता रहा था, उस लड़की के बारे में जो गांव के व्यापारी की बेटी थी और जहां वे अगले 4 दिनों में पहुंचने वाले थे। वह अब तक उस गांव में एक ही बार गया था, वह भी पिछले साल। किसी दोस्त ने उसे इस दुकान का पता बताया था। गडरिया अपनी भेड़ों को लेकर वहां पहुंच गया था। मैं भेड़ों का ऊन बेचना चाहता हूं, उसने दुकानदार से कहा। वह व्यापारी धोखाधड़ी से बचने के लिए ऊन अपने सामने ही कतरवाता था। फिलहाल वह व्यस्त था। उसने गडरिये से दोपहर तक इंतजार करने को कहा। वह दुकान की सीढ़ियों पर ही बैठ गया, झोले से एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि गडरिये पढ़ना भी जानते हैं। पीछे से एक लड़की की आवाज आई। उसने पलटकर देखा। लड़की अंडलूसिया प्रदेश के अप्रीतम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। काले और लंबे लहराते बाल और आंखों में किसी मूरिश विजेता सी चमक। वैसे मैं किताबों की बजाय अपनी भेड़ों से ज्यादा सीखता हूँ, उसने जवाब दिया। और फिर वे दोनों करीब 2 घंटे तक बातें करते रहे। इस दौरान लड़की ने बताया कि वह उसी व्यापारी की बेटी है। उसने गांव के जीवन के बारे में भी बात की, जहां हर दिन एक जैसा ही था। गडरिये ने उसे अंडलूसिया प्रदेश की खूबसूरती के बारे में बताया और दूसरे शहर के बारे में भी जहां जहां वह रुका था। अब तक वह ऐसी सारी बातें अपनी भेड़ों से किया करता था, मगर अब उस लड़की को वो सब बताना उसे बहुत अलग भी लग रहा था और अच्छा भी। तुमने पढ़ना कहाँ सीखा? लड़की ने पूछा। जैसे हर कोई सीखता है, स्कूल में। अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो फिर तुम केवल गडरिये ही क्यों बन गए? लड़का कुछ बुदबुदाया, जैसे वह उस सवाल का जवाब टाल रहा हो। वह जानता था कि लड़की इस बात को नहीं समझ पाएगी, शायद कभी नहीं। बात बदलते हुए उसने अपनी यात्राओं की कहानियां उस लड़की को सुनाई, जिन्हें सुनकर उसकी मुरीश आंखें विस्मय और भय से भर गई। बातों का सिलसिला जारी था और समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। जैसे जैसे समय बीता, लड़के ने अपने आप को चाहते हुए पाया कि काश
यह दिन कभी न बीते कि उसका व्यापारी बाप उसी तरह व्यस्त रहे, केवल दोपहर तक ही नहीं बल्कि अगले 3 दिनों तक। एकाएक उसे लगा कि उसके भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जो उसने आज तक कभी अनुभव नहीं किया था। उसका मन हुआ कि अब वह दर बदर घूमने के बजाय एक ही जगह पर टिक जाए। काले लहराते बालों वाली इस लड़की के साथ उसके दिन ही बदल जाएंगे। तभी व्यापारी आ पहुंचा और उसने गडरिये से 4 भेड़ों की ऊन कतरने के लिए कहा। ऊन कतरने के बाद व्यापारी ने उसे कीमत चुकाई और अगले साल फिर आने के लिए कहा। और अब केवल 4 ही दिन बचे थे। वह फिर उसी गांव में होगा। वह बहुत उत्तेजित था और साथ ही आशंकित भी। क्या पता वह लड़की इस बीच उसे भूल गई हो। इस गांव में मैं ही क्या, और भी तो बहुत से गडरिये ऊन बेचने आते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी भेड़ों से कहा, मैं और कई जगह और कई लड़कियों को जानता हूँ। मगर उसका दिल जानता था कि फर्क पड़ता है। वह जानता था गडरिये भी जहाजियों और घुमंतू फेरी वालों की ही तरह होते हैं। उन्हें भी घूमते फिरते कोई न कोई ऐसा शहर जरूर मिल जाता है जहाँ पर कोई होता है, और फिर वह कोई उनके घुमक्कड़ जीवन में बेलाग खुशियों और बेफिक्री को एकाएक उनसे छीन लेता है। सुबह हो चली थी। गुलाबी आकाश में सुनहरा सूरज उगने लगा था। उसने अपनी भेड़ों को सूरज की ही दिशा में आगे बढ़ाया। उसने सोचा, इन भेड़ों को कभी अपने आप कुछ तय नहीं करना पड़ता। शायद यही वजह है ये हमेशा मेरे पास बनी रहती है। चारा और पानी मिल जाए तो वही इनके लिए काफी है। अंडलूसिया में जब तक मैं इनके लिए बढ़िया चरागाहें ढूंढता रहूंगा, ये मेरी मित्र बनी रहेंगी। इनके आज और बीते हुए कल में कोई फर्क नहीं होता। शायद सारे दिन एक जैसे हैं। सूरज निकलने से लेकर डूबने तक वही अंतहीन समय। इन्होंने कभी कोई किताब भी तो नहीं पढ़ी। मैं जब भी किसी शहर के बारे में इनसे बात करता हूँ तो ये कितना समझ पाती हैं। इन्हें तो बस चारा और पानी चाहिए, ये उसी में खुश हैं। बदले में इनकी सारी ऊन उतार लो, इन्हें कोई ऐतराज नहीं। इसके अलावा इनका साथ और कभी कभार इनका गोश्त। आज अगर मैं राक्षस बन जाऊं और एक एक करके इन्हें मारने लगूं तो इन्हें तब तक कुछ पता नहीं चलेगा जब तक लगभग पूरे रेवड़ की हत्या न हो चुकी हो। ये मुझ पर भरोसा करती हैं, अपनी सहज बुद्धि पर नहीं, क्योंकि मैं इनका पोषण करता हूँ। लड़के को अपनी ही सोच पर आश्चर्य हुआ। लगता है उस गिरजे और गूलर के आसपास किसी भूत का निवास है। तभी तो उसने वही सपना दोबारा देखा और शायद तभी उसे अपनी संगी साथिन भेड़ों पर गुस्सा आया। रात खाने के बाद थोड़ी मदिरा बची थी। उसने एक घूंट उसका पिया और अपनी जैकेट उठा ली। उसे मालूम था थोड़ी ही देर में सूरज ऊपर चढ़ जाएगा और तब गर्मी के मारे भेड़ों को इस खुले मैदान में हाँकना मुश्किल हो जाएगा। पूरे स्पेन में गर्मी से बचने के लिए सभी लोग दिन में सो जाते हैं। यह गर्मी तो रात तक ऐसी ही बनी रहेगी और उसे अपने कंधों पर जैकेट का फालतू बोझ ढोना पड़ेगा। तभी उसे ध्यान आया कि इस जैकेट की वजह से ही तो वह भोर की सर्दी को झेल पाता है। हमें किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा सोचते ही उसे जैकेट का बोझ कम और उसकी गर्माहट अच्छी लगने लगी। जैकेट का एक उद्देश्य था, उस लड़के का भी। उसका उद्देश्य था जीवन भर घूमना। पिछले 2 सालों में अंडलूसिया प्रदेश में घूमते घूमते वहां के सारे शहरों को अच्छी तरह जान गया था। उसका विचार था कि इस बार की मुलाकात में वह उस लड़की को बताएगा कि किस तरह एक सीधे साधे गडरिये ने पढ़ना लिखना सीखा। 16 बरस का होने तक वह एक गुरुकुल में जाता था। उसके पिता चाहते थे कि वह एक पादरी बने, जिससे उनके मामूली किसान परिवार का नाम ऊंचा हो। उनका परिवार भोजन और पानी जुटाने के लिए ही ठीक भेड़ों की तरह कड़ी मेहनत करता था। यूं तो उसने लैटिन और स्पेनिश भाषा के अलावा धर्म दर्शन भी पढ़ा था, मगर उसके मन में तो पूरी दुनिया को जानने की धुन समाई थी और वह उसके लिए ईश्वर को जानने से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। पाप और पुण्य उसके लिए बेमानी थे। एक दिन जब वह गुरुकुल से लौटा तो उसने साहस बटोर कर अपने पिता से कह ही डाला कि उसका मन पादरी बनने को कतई तैयार नहीं है। वह तो बस घूमना और सिर्फ घूमना चाहता है। बेटा, दुनिया भर के लोग हमारे इस गांव से होकर गुजरते हैं। वे आते तो किसी नई चीज की तलाश में हैं, मगर जब वापस जाते हैं तो मूलतः वैसे ही इंसान होते हैं जैसे कि वे तब थे जब आए थे।
वे पहाड़ चढ़ते हैं राजमहल देखने के लिए, और जब उतरते हैं तो उन्हें लगता है कि जो बीत गया वह आज से बेहतर था। उनके भूरे बालों या शरीर का रंग भले ही हमसे अलग हो, मगर भीतर से वे सब के सब हम जैसे ही होते हैं। मगर मैं तो उन शहरों के राजमहल देखना चाहता हूँ जहाँ वे रहते हैं, लड़के ने दलील देते हुए कहा। वे लोग जब हमारी धरती को देखते हैं तो कहते हैं हम पूरा जीवन यहीं बिताना चाहते हैं। पिता ने बात आगे बढ़ाई। वह तो ठीक है, मगर मैं उनकी धरती देखना चाहता हूँ और यह भी देखना चाहता हूँ कि वे कैसे रहते हैं। जो लोग यहाँ आए वे धनी थे, घूमने फिरने और खर्च करने के लिए उनके पास बहुत सारे पैसे थे। मगर हम जैसों में से कोई घूमना फिरना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है कि वह गडरिया बन जाए। पिता ने लड़के को समझाया। तब यही सही, मैं गडरिया ही बनूंगा, लड़के ने बड़े निश्चय भरे शब्दों में कहा। उसके पिता ने आगे कुछ नहीं कहा। अगले दिन एक बटुए में सोने के 3 पुराने स्पेनी सिक्के डालकर उसने अपने बेटे को थमा दिए। मुझे एक दिन ये खेत में पड़े मिले थे, ये सिक्के ही मैं तुम्हें विरासत में देता, पर चलो अब तुम इनसे कुछ भेड़े खरीद लो और निकल पड़ो चरागाहों की तलाश में। मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, एक दिन तुम भी यही कहोगे कि अपनी धरती और यहाँ की औरतें ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुंदर हैं। पिता ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा। तब न जाने क्यों लड़के को ऐसा लगा कि उसके पिता की आंखों में भी पूरी दुनिया घूमने का सपना मौजूद था। वह सपना जो आज भी जिंदा है, बावजूद इसके कि उन्हें उसे दफनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पर सच तो यह था कि साल दर साल पीने को पानी, खाने को भोजन जुटाने और हर रात एक ही जगह बसेरा करने की मजबूरी भी इस सपने को दफन नहीं कर पाई। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ने लगा था और लाल से सुनहरा हो चला था। पिता से हुई बातचीत के बारे में सोचकर उसे अच्छा लगा। उसने इतने ही दिनों में बहुत सारे महल देख लिए थे, कई सारी औरतों से भी मिल चुका था, मगर उनमें से कोई भी उस जैसी नहीं थी जिसे वह कुछ ही दिनों में मिलने वाला था। वह एक जैकेट का मालिक था। उसके पास एक किताब भी थी जिसके बदले में वह दूसरी ले सकता था। भेड़ों का एक रेवड़ भी था, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि हर दिन वह अपने सपने को जी रहा था। अगर कभी वह अंडलूसिया के मैदानों से ऊब गया तो भेड़ बेचकर जहाजी बन जाएगा। समुद्री जीवन से उकता जाने तक वह और बहुत सारे शहरों को जान चुका होगा, बहुत सारी औरतों से मिल चुका होगा। इस तरह तब तक उसके जीवन में खुशियों के बहुत सारे दूसरे अवसर भी आ चुके होंगे। उसने चढ़ते सूरज से आंख मिलाते हुए अपने आप से कहा, गुरुकुल में ईश्वर तो मुझे कभी नहीं मिलता। जब भी संभव होता यात्रा के लिए वह हमेशा एक नया रास्ता चुनता। खंडहर हो चुके उस गिरजाघर में इससे पहले वह कभी नहीं रुका था, हालांकि उसके आसपास से वह कई बार गुजरा था। यह संसार बहुत बड़ा है, कभी ना खत्म होने वाला। उसे तो अपनी भेड़ों को किसी रास्ते पर लगा देना भर था और उसके बाद एक एक करके बहुत सारी रोचक बातें उसके सामने आती जाएंगी। मगर भेड़ें वे इस बात को कहाँ समझ पाती हैं। वे तो यह भी नहीं समझ पाती कि हर रोज वे एक नए रास्ते पर चल रही हैं। उन्हें तो यह भी नहीं दिखाई देता कि ये चरागाह नए हैं या फिर मौसम भी बदलते हैं। उन्हें तो बस हरदम खाने पीने की ही चिंता सताई रहती है। शायद हम सब के सब ऐसे ही होते हैं, लड़के ने सोचा, यहाँ तक कि मैंने भी तो उस व्यापारी की बेटी से मिलने के बाद किसी दूसरी के बारे में नहीं सोचा। सूरज को देखकर उसने हिसाब लगाया, दोपहर तक वह तरीफा पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर अपनी किताब के बदले में कोई मोटी किताब खरीदेगा, मदिरा की बोतल पूरी भर लेगा, दाढ़ी ही नहीं बाल भी बनवाएगा। आखिर उस लड़की से मिलने के लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। वह अपने दिमाग से इस विचार को निकाल फेंकना चाहता था कि उसके पीछे कोई दूसरा गडरिया वहां आया होगा, जिसके पास भेड़ों का बड़ा रेवड़ होगा और जिसने उसके पहुंचने से पहले ही उस लड़की का हाथ मांग लिया होगा। सपना साकार होने की संभावना ही जीवन को रंगीन बनाती है। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा। सूरज और ऊपर चढ़ाया था। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। अचानक उसे याद आया, तरीफा में एक वृद्ध महिला रहती है जो सपने बांचती है। वृद्ध महिला उस लड़के को घर के पिछवाड़े वाले कमरे में ले गई। इस कमरे को रहने वाले कमरे से मोती मूंगों का एक रंगीन झालर वाला पर्दा अलग करता था।
कमरे में एक मेज और 2 कुर्सियां पड़ी थी और दीवार पर लगी थी प्रभु यीशु की तस्वीर। कुर्सी पर बैठते हुए वृद्धा ने लड़के से बैठने को कहा। उसके बाद लड़के के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर वह शांत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना जिप्सियों के जैसी थी। लड़के को भी जिप्सियों का अनुभव था। यात्रा के दौरान वे उसे रास्ते में मिलते थे, मगर उनके पास भेड़ें नहीं होती थी। लोग कहते हैं कि जिप्सियों की सारी जिंदगी दूसरों को ठगने में ही बीतती है। यह भी कहा जाता था कि शैतान के साथ उनका समझौता है। वे बच्चों को अगवा कर अपने भूतह अड्डे पर ले जाकर उन्हें गुलाम बना लेते हैं। बचपन में ऐसी कहानियां सुनाकर उसे इतना डराया गया था कि जिप्सियों द्वारा पकड़े जाने का भय उसके मन में अभी भी बैठा हुआ था। वृद्धा ने उसके दोनों हाथ पकड़े तो उसका भय एक बार फिर लौट आया। वृद्धा ने लड़के के हाथों से बिना नजर उठाए कहा, वाह मजेदार, और फिर चुप हो गई। लड़का घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे। लगा कि वृद्धा ने सब भांप लिया है। लड़के ने झटके से अपने हाथ खींच लिए। मैं आपको अपना हाथ दिखाने नहीं आया था। जब वह यह कह रहा था तो उसके मन में था कि मैं यहाँ आया ही क्यों। बेहतर होगा कि मैं बिना कुछ पूछे पाछे इस वृद्धा को उसकी फीस देकर यहाँ से खिसक जाऊं। मैंने बार बार दिखने वाले सपने को कुछ ज्यादा ही तूल दे दिया है। तुम यहाँ अपने सपनों के बारे में जानने के लिए आए थे, वृद्धा ने कहा, और सपने ईश्वर का हमसे बात करने का तरीका है। वह हमसे हमारी ही भाषा में बात करता है। वह जो भी कहता है मैं बखूबी उसकी व्याख्या कर सकती हूँ। हाँ, अगर उसकी बातचीत सीधे तुम्हारी आत्मा से हो तो फिर उसे केवल तुम ही समझ सकते हो। बहरहाल जो भी हो, तुम्हें राय देने की मैं अपनी फीस लूंगी। लड़के को लगा यह भी इसकी एक चाल है। कोई बात नहीं, यह भी सही। एक गडरिये के जीवन में खूंखार भेड़ियों और सूखे चरागाहों से निपटने के अवसर तो आते ही रहते हैं, और उन्हीं से आती है उसके जीवन में कुछ नवीनता, कुछ उत्तेजना। मैंने इस सपने को 2 बार देखा है, उसने कहा। मैंने देखा मैं अपनी भेड़ों के साथ एक मैदान में हूँ। तभी एक बच्ची वहां आती है और मेरी भेड़ों से खेलने लगती है। मुझे यह सब पसंद नहीं है क्योंकि भेड़ों को अपरिचितों से डर लगता है, मगर पता नहीं क्यों बच्चे हमेशा भेड़ों के साथ उन्हें डराए बगैर खूब खेल लेते हैं। जानवरों को आदमी की उम्र का अंदाजा कैसे हो जाता है? मुझे अपने सपने के बारे में जरा विस्तार से बताओ, वृद्धा ने कहा। मुझे खाना भी पकाना है और फिर तुम्हारे पास कोई ज्यादा पैसे तो होंगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बहुत समय भी नहीं दे सकती। वह बच्ची बहुत देर तक मेरी भेड़ों के साथ खेलती रही। उसने सपने को आगे बढ़ाया, हालांकि वृद्धा की बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। और फिर एकाएक उस बच्ची ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और मुझे पिरामिडों के देश मिस्र ले गई। कुछ क्षणों के लिए वह चुप हो गया, यह भांपने के लिए कि उस वृद्धा को मिस्र के पिरामिडों के बारे में कुछ मालूम भी है या नहीं। लेकिन वृद्धा खामोश रही। फिर मिस्र के पिरामिडों में, लड़के ने इन शब्दों को रुक रुक कर कहा ताकि वृद्धा औरत उसकी बात समझ सके। उस बच्ची ने मुझसे कहा, तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें यहाँ छिपा खजाना मिलेगा। और फिर जैसे ही वह मुझे उस छिपे हुए खजाने को दिखाने जा रही थी, मेरी आंख खुल गई। दोनों बार ऐसा ही हुआ। वृद्धा कुछ देर तक खामोश रही। फिर उसने लड़के के दोनों हाथों को ध्यान से देखा। मैं अभी तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगी, उसने लड़के से कहा, मगर खजाना मिल जाए तो उसका 10वां हिस्सा तुम मुझे दे देना। लड़का हंसा, खुश भी हुआ कि जो भी थोड़े बहुत पैसे उसके पास हैं, वह इस छिपे खजाने वाले सपने के कारण इस वृद्धा से बच जाएंगे। इस सपने का क्या मतलब हो सकता है, यह तो बताओ। बताऊंगी, मगर पहले तुम कसम खाओ कि जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसके बदले में तुम मुझे खजाने का 10वां भाग दोगे। गडरिये ने कसम खाई। ऐसे नहीं, प्रभु यीशु को देखकर फिर कसम खाओ। तो सुनो, सांसारिक भाषा में यह एक सपना है, वृद्धा ने कहा। मैं इसकी व्याख्या भी कर सकती हूँ, जो बहुत मुश्किल है। इस वजह से खजाने के एक भाग पर मेरा अधिकार बनता है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि तुम्हें पिरामिडों के देश मिस्र जरूर जाना चाहिए। मैंने उनके बारे में कभी सुना तो नहीं, मगर चूंकि एक बच्ची ने उन पिरामिडों को तुम्हें दिखाया है तो वे जरूर होंगे। वहां तुम्हें खजाना जरूर मिलेगा और तुम एक बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ, चिड़चिड़ाहट भी हुई।
इस सब के लिए तो मैं इस औरत को ढूंढता हुआ यहाँ नहीं आया था, पर तभी उसे ध्यान आया कि इस सब के लिए अब उसे एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। केवल यह जानने के लिए मुझे अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे सपनों की व्याख्या करना जरा मुश्किल है। बहुत साधारण से दिखने वाली चीजें ही हमारे जीवन में असाधारण होती हैं, मगर इस बात को अक्लमंद लोग ही समझ पाते हैं। मैं अक्लमंद नहीं हूँ, इसलिए मुझे दूसरी कलाएं सीखनी पड़ी, जैसे हाथ देखने की कला वगैरह। अच्छा यह बताओ, मैं मिस्र कैसे पहुंचूंगा? मैं तो केवल सपने बांचती हूँ, उन्हें कैसे सच करना है यह मैं नहीं जानती। तभी तो मुझे अपनी बेटियों पर निर्भर रहना पड़ता है, और मैं कभी मिस्र पहुंचा ही नहीं तो तुम मुझे कुछ भी मत देना। वैसे भी ऐसा कोई पहली बार थोड़े ही होगा। वृद्धा ने यह कहते हुए उसका बहुत समय खराब हो गया था लड़के से जाने के लिए कहा। लड़के को घोर निराशा हुई। वह अब कभी सपनों पर यकीन नहीं करेगा। उसे याद आया कि उसे तो अभी बहुत से काम निपटाने हैं। वह बाजार गया और वहाँ कुछ खाया, फिर अपनी किताब को एक ज्यादा मोटी किताब से बदला। चौक में एक बेंच पर बैठकर खरीदी मदिरा को चख कर देखा। दिन गर्म था और मदिरा ताजगी भरी। उसकी भेड़ें शहर के बाहरी फाटक के पास उसके एक दोस्त के तबेले में थी। इस शहर में वह बहुत से लोगों को जानता था। यही बात तो उसे अपने घुमक्कड़ जीवन की तरफ आकर्षित करती थी। उसे नित नए दोस्त बनाने का अवसर मिलता था, ऐसे दोस्त जिनके साथ उसे अपना सारा वक्त गुजारने की जरूरत नहीं थी। जब भी कोई व्यक्ति उन्हीं लोगों को हर रोज देखता है, जैसा कि गुरुकुल में रोज होता था, तो वे हमारे व्यक्तिगत जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं और तब वे अपने अनुसार आप में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, यानी आप अपने को उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं ढालते, तो वे नाराज हो जाते हैं। हर आदमी यह तो जानता है कि दूसरे को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, मगर खुद जीवन कैसे जिया जाए यह उसे मालूम नहीं होता। सूरज थोड़ा नीचे उतर आए तो मैदान के रास्ते वह अपनी भेड़ों को लेकर उस गांव की तरफ चल देगा, और आज से 3 दिनों के बाद वह उस व्यापारी की बेटी के साथ होगा। वह नई खरीदी किताब पढ़ने लगा। पहले ही पन्ने पर किसी शव को कब्र में दफनाने का वर्णन था। जो व्यक्ति उस संस्कार में शामिल थे, उनके नामों का उच्चारण बड़ा मुश्किल था। अगर उसने कभी कोई किताब लिखी तो वह एक बार में एक ही व्यक्ति का परिचय देगा, ताकि पाठक बहुत सारे नामों को एक साथ याद करने के लिए मजबूर न हो। थोड़ी देर बाद जब उसने एकाग्रचित होकर पढ़ना शुरू किया तो उसे वह किताब बढ़िया लगने लगी। शव संस्कार वाले दिन बर्फ गिर रही थी। उस सर्द मौसम का एहसास उसे अच्छा लगा। वह तन्मय होकर किताब पढ़ रहा था कि एक बूढ़ा आदमी आकर उसके पास बैठ गया। चौक पर चलते हुए लोगों की तरफ देखकर उस बूढ़े ने बात शुरू करते हुए पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, उसने बेरुखी से कहा, कुछ इस तरह कि जैसे वह किताब में डूबा हो। पर असल में उस वक्त वह व्यापारी की बेटी के सामने अपनी भेड़ों की ऊन कतरने के बारे में सोच रहा था, ताकि वह लड़की खुद देख सके कि उसे मुश्किल काम भी करने आते हैं। न जाने कितनी बार मन ही मन वह इस दृश्य की कल्पना कर चुका था। हर बार जब वह बताता कि भेड़ का ऊन पीछे से आगे की ओर इस तरह काटा जाता है, तो कल्पना में ही वह देखता कि लड़की मंत्रमुग्ध होकर उसे निहार रही है। ऊन कतरते हुए सुनाने के लिए उसने कुछ अच्छी कहानियां भी याद करने की कोशिश की। उन कहानियों में से ज्यादातर तो उसने किताबों से ही पढ़ी थी, मगर वह उन्हें सुनाता इस तरह था कि जैसे वे उसके अपने अनुभव से उपजी हों। वह लड़की इस बात को कभी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि उसे तो पढ़ना आता ही नहीं। वह इन्हीं ख्यालों में डूबा था। मगर उधर वह बूढ़ा था कि उससे बातचीत शुरू करने के लिए बेचैन था। उस बूढ़े ने लड़के को बताया कि वह बहुत थका हुआ है, उसे प्यास भी लगी है, और पूछा कि क्या उसकी मदिरा में से 2 घूंट पी सकता है। लड़के ने मदिरा की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी, यह सोचकर कि चलो यह 2 घूंट मदिरा पी लेगा तो इससे छुटकारा तो मिलेगा। मगर बूढ़ा तो उससे बात करने पर आमदा था। उसने लड़के से पूछा कि वह कौन सी किताब पढ़ रहा है। लड़के का मन तो चाहा कि वह बूढ़े को डांट दे और दूसरी बेंच पर जा बैठे, मगर उसके पिता ने हमेशा बड़ों का आदर करना सिखाया था। उसने किताब उस बूढ़े के सामने कर दी। उसके 2 कारण थे। एक तो यह कि वह स्वयं उस किताब के शीर्षक का उच्चारण करने में असमर्थ था,
और दूसरा यह है कि अगर उस बूढ़े को भी पढ़ना ना आता होगा तो वह खुद ही शर्म से उठकर दूसरी बेंच पर चला जाएगा। कहते हुए बूढ़े ने किताब को इस तरह उल्टा पलटा जैसे वह कोई अजीबोगरीब वस्तु हो। यह है तो महत्वपूर्ण और बहुत बेचैन कर देने वाली किताब है, बूढ़े ने कहा। लड़का सकते में आ गया। तो इस बूढ़े को पढ़ना आता है और वह इस किताब को शायद पढ़ भी चुका है, मगर उस किताब को पढ़कर सचमुच मन बेचैन होता है तो अभी भी समय था। वह उस किताब को बदलकर कोई और किताब ले सकता था। इस किताब में भी तकरीबन वही कुछ कहा गया है जो दुनिया की और किताबों में कहा गया है। बूढ़े ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, इस किताब में बताया गया है कि लोग अपनी नियति खुद नहीं चुन पाते और अंततः सभी लोग विश्व के इस सबसे बड़े झूठ में विश्वास करने लगते हैं। विश्व के सबसे बड़े झूठ में क्या है वह? लड़के ने विस्मय से पूछा। वह यह कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा होता है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता और तब हमारे जीवन की बागडोर हमारी तकदीर के हाथों में चली जाती है। यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लड़के ने कहा। वे मुझे पादरी बनाना चाहते थे, मगर मैंने खुद तय किया कि गडरिया बनूंगा और मैं बना। बहुत बढ़िया, बूढ़े ने कहा, चूंकि तुम्हें घूमना फिरना पसंद है। इसे पता है मैं क्या सोच रहा था, लड़के ने अपने आप से कहा। इस बीच बूढ़ा व्यक्ति किताब के पन्ने पलटने लगा और ऐसा लगता था कि किताब लौटाने का उसका कोई इरादा नहीं है। लड़के का ध्यान उस बूढ़े के अजीब पहनावे पर गया। वह अरब लगता था और अरबों का यहाँ होना कुछ असामान्य सी बात थी। तरीफा अफ्रीका से कुछ घंटों ही दूर है। वहां पहुंचने के लिए नाव में थोड़ी दूर तंग खाड़ियों से होकर जाना पड़ता था। अरब अक्सर ही शहर में दिखाई दे जाते थे, खरीद फरोख्त करते और दिन में कई कई बार अजीब सी प्रार्थना करते हुए। आप कहाँ से हैं? लड़के ने पूछा। बहुत सारी जगहों से। कोई बहुत सारी जगहों से कैसे हो सकता है? लड़के को यकीन नहीं हुआ। मैं एक गडरिया हूँ, जगह जगह घूमा हूँ, मगर आया तो एक ही जगह से हूँ, उस मशहूर शहर से जो प्राचीन महल के पास है, जहाँ मैं पैदा हुआ। अगर ऐसा मानो तो कहा जा सकता है कि मैं सलेम से हूँ। लड़के को मालूम नहीं था कि सलेम कहाँ है। उसने पूछा भी नहीं, इस डर से कि वह अरब उसकी अनभिज्ञता ताड़ जाएगा। उसने नजरें चौक की तरफ घुमा ली, जहाँ लोग आ जा रहे थे और सब के सब बहुत व्यस्त लग रहे थे। फिर भी कुछ अता पता जानने के लिए उसने पूछा, अच्छा यह तो बताइए कि सलेम है कैसा? वैसा ही है जैसा पहले था। इससे तो कुछ पता नहीं चला। इतना तो तय था कि सलेम अंडलूसिया में नहीं था। अगर होता तो उसने जरूर सुना होता। और सलेम में आप करते क्या हैं? लड़के ने पीछा नहीं छोड़ा। मैं सलेम में क्या करता हूँ? बूढ़ा खिलखिलाकर हंसा। मैं सलेम का बादशाह हूँ। लोग बाग बड़ी अजीब बातें करते हैं, लड़के ने सोचा। कभी कभी भेड़ों के साथ रहना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वे कुछ कहती तो नहीं। उससे भी अच्छा है एकांत, अपनी किताबों के साथ। अविश्वसनीय कहानियां वे भी कहती हैं, मगर तब जब आप उन्हें सुनना पसंद करते हो। लेकिन जब आप लोगों से बातें कर रहे हो तो वे कुछ ऐसा कह देते हैं जो बहुत ही अजीब होता है। तो आपकी समझ में नहीं आता कि बातचीत जारी कैसे रखें। मेरा नाम मेल्विजेडेक है, उस बूढ़े ने खुद ही बताया। तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? काफी, लड़के ने जवाब दिया। वह समझ रहा था कि वह बूढ़ा आदमी उसके बारे में कुछ और अधिक जानना चाहता है। तब तो यह एक समस्या है। मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ अगर तुम्हारे पास काफी भेड़ें हैं? लड़के को अब गुस्सा आने लगा। उसने तो कोई मदद नहीं मांगी थी, उल्टे उस बूढ़े ने ही उससे पीने के लिए 2 घूंट मदिरा मांगी थी और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था। मुझे मेरी किताब लौटा दीजिए, लड़के ने कहा। मुझे अपनी भेड़ें जमा करके आगे भी जाना है। तुम मुझे अपनी भेड़ों का 10वां भाग दे दो। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तो मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को पाने का रास्ता बता दूंगा। लड़के को अपना सपना याद आ गया और तब सारी चीजें एकदम साफ हो गई। उस बूढ़ी औरत ने तो उससे कुछ नहीं लिया, मगर यह बूढ़ा आदमी कहीं उसका पति तो नहीं, जो कोई ऐसी तरकीब ढूंढना चाहता है जिससे उस झूठ मूठ के खजाने के बारे में बताकर उससे अच्छी रकम ऐंठ सके। कहीं यह बूढ़ा आदमी भी जिप्सी तो नहीं? इससे पहले कि वह लड़का कुछ कह पाता, बूढ़े आदमी ने झुककर
एक छड़ी उठा ली और चौक की रेत पर उससे कुछ लिखने लगा। तभी उस अरब की छाती पर कोई चीज इतनी जोर से चमकी कि लड़के की आंखें चौंधिया गई। बड़ी फुर्ती के